हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से। जी हाँ दोस्तों, इसका मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया है, जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की क्या होती हैं, और मेटल और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज की क्लास में जो मैं बात करने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी बताने वाला हूँ, तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा जितनी भी होती हैं सारी, और नॉन मेटल की भी बताने वाला हूँ। मेटल और नॉन मेटल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी आज की क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो मेटल की ये वो क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों। केमिकल प्रॉपर्टी में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर रिव्यू में देखा फिजिकल प्रॉपर्टी तो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि छोटी क्लास में 8th 7th में भी बता दी जाती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं बोलना यही चाहूँगा कि एकदम बहुत अच्छे से इसको समझें और ध्यान दें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अगर इसको पूरा का पूरा आपको समझना है तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा। और इस टॉपिक का अगर नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपका नोट्स मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपका नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि क्लास देख रहे हो आपकी लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आपको इसमें दो पार्ट हैं आज की क्लास का। एक है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी दोस्तों मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एकदम धीमे धीमे समझते हैं इसको, और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन इन एयर। अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो मेटल की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हो फ्रॉम एयर, तो क्या बनता है मेटल ऑक्साइड। और जितने भी मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे पता चला बेसिक नेचर के होते हैं, अगर इनको वाटर के साथ आप रिएक्शन करवा दोगे तो बेस बना देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम का ले लिया। सोडियम एक हमारा मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे N2O बना और इसको H2O के साथ आप रिएक्शन करवा देते हो तो बन जाता है ये NaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, जस्ट लाइक बेस है, आपका बेस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है। दस मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बीइंग इन द बेसिक टर्न लिटमस सोल्यूशन ब्लू। आपने लिटमस पेपर को देखोगे कि अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस पेपर में। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये लिटमस पेपर क्या है। ये एक इंडिकेटर होते हैं जो एसिड बेस को बताते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। अगर एसिड होता तो ये ब्लू को रेड करता है, अगर बेस है तो रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अपना ये दूसरा चैप्टर जो है ना एसिड बेस, उसमें इसकी बात आपको समझ आया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सोडियम मेटल को रिएक्शन करवा दिया तो ये चीज बन गया। ठीक है। अगला सिमिलर अगर आप पोटेशियम मेटल का करते हो तो पोटेशियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है जो कि एयर से होती है, तो K2O बनता है। तो ये भी क्या होता है, एक बेसिक नेचर का होता है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर इनको वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये एल्काली बनाते हैं। मैंने वही अभी आपको समझाया था
जो ऊपर रिएक्शन बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इनको वाटर के साथ, मतलब सर अगर मान लीजिए कोई बेसिक यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, वाटर के साथ करवाया तो बेस बन गया। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, अगर उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, वो एसिड बनेगा। मतलब जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला, ये पहली रिएक्शन हो गई आपकी। पहला होगा कि अगर कोई भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, आपका बेसिक नेचर का होता है। नोट में थोड़ा सा आप समझना इस बात को कि पोटेशियम और सोडियम, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, पोटेशियम एंड सोडियम मेटल आर सो रिएक्टिव, they react in the vigorously with oxygen, they catch fire, start burning when kept in the open in air, therefore in the potassium and sodium the very reactive metal। यहाँ से क्वेश्चन में एक बन जाता है आपको कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि मेटल और मेटल में जो सोडियम और पोटेशियम है, इनको कैरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं, इसलिए स्टोर करते हैं कि ये बहुत वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर इनको मॉइस्चर या एयर मिल जाए तो ये फायर कैच कर लेते हैं, कैच टू फायर, मतलब ये बर्न हो जाते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन, अगर यही पहली में ही अगर मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन करवाते हो तो ध्यान देना, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या करता है, एट रूम टेम्परेचर में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ये खास बात है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि मैग्नीशियम ऐसा नहीं करता। उसके लिए क्या चाहिए, हीटिंग देना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन आती है, कॉइल टाइप की होती है, उसको ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, एक बात मैं और खास बात आपको बता दूं, यह एक क्या होता है, लैब में आपका प्रैक्टिकल भी होता है। जनरली देखा होगा कि आपने पहली क्लास में पहला चैप्टर देखा होगा आपने, केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसकी रबिंग करते हैं, सैंड पेपर से रबिंग करते हैं। रबिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड फॉर्म में जम जाता है तो बर्न नहीं हो पाता। अच्छा, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो बर्न होता है, जो कि बेसिक ऑक्साइड होता है। अच्छा, एक खास बात और देखना, ये व्हाइट कलर का एक पाउडर के फॉर्म में जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर ये बेसिक है तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनना चाहिए, बेस बनना चाहिए। ये बेस बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला, इसी क्रम में अगला आपका एल्युमिनियम मेटल है, बर्न इन एयर। सर क्या ये भी रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा यस, ये भी रूम टेम्परेचर में बर्न नहीं होगा। रूम टेम्परेचर में अगर बर्न होता है तो पोटेशियम और सोडियम होता है, बाकी को टेम्परेचर देना पड़ता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, हीट दिया और यहाँ पर आपका एल्युमिनियम लिया और ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड होता है, खास बात यहाँ पे एक चीज और आपको मिल रही है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जी हाँ दोस्तों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो दोनों टाइप के नेचर शो करता है, मतलब बेसिक भी नेचर शो करता है और एसिडिक तरह के बिहेवियर करता है, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो दीज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब कि अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सॉल्ट एंड वाटर बनने वाला होगा। सर समझ में नहीं आया, एक और कौन सा था, तो एक और आपके पास है जिंक ऑक्साइड। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अगर इसको देखो एसिड के साथ आपने रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर आप जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो तब भी क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये खास बात होती है। बेसिक जब वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिहेव एज द बेसिक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या कर रहा है, बिहेव एज द एसिडिक ऑक्साइड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है वो डुअल नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है, मतलब एसिड एज वेल एज बेसिक। ठीक है, इसी तरह आपका जिंक मेटल होता है। जिंक मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हो तो जिंक ऑक्साइड बनता है, और ये जिंक ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जी हाँ दोस्तों, सिमिलर टू एल्युमिनियम। अगर इसको आप मेटल के साथ एसिड के साथ करते हो, जिंक क्लोराइड और वाटर बनाएगा। अगर इसी को बेस के साथ करा देते हो रिएक्शन, तब भी एक बनता है सोडियम जिंकेट। खास बात यहाँ पे इसके सॉल्टों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों।
तो नाम याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है और ये किस तरह का बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब बैलेंसिंग करना तो आपके लिए बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले ही फर्स्ट चैप्टर में बता दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले लिस्ट दिया हुआ है केमिस्ट्री का, तो आप उसमें केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और जो बनाए गए हैं फर्स्ट चैप्टर के, उनको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कभी एक एक नंबर का क्वेश्चन ये ऐसा आ जाता है कि दो एग्जाम्पल बताइए आप, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ऐसे मेटल जो कि एसिड और बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसा आप बता सकते हो। चलिए इसी आगे बढ़ते हैं। अब आयरन मेटल है, आयरन मेटल को अगर आप देखिए, मैं यहाँ पर इस क्लास में कोई इतनी सारी नहीं बताएगा बात, वो एक दो रिएक्शन करवा देगा और फिर क्या बोलेगा, बस इसी तरह सब कुछ होती है। लेकिन आपको यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन, डीप नॉलेज डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, जितनी भी रिएक्शन आपको आने वाली होगी सभी को बताने वाला हूँ। अब देखिए, ये जो मेटल और ऑक्सीजन के प्लस जो बीच में रिएक्शन होती है, पूरी की पूरी क्रम में जितने भी मेटल होते हैं सबके साथ करा के मैं बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको पूरा का पूरा समझना है तो मेरे साथ एक एक करके थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको समझना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो कर ही सकते हो। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपके लिए बनाया हूं मैं। चलिए, तो जो आयरन मेटल होता है, डू नॉट बर्न इन एयर ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब देखो, अभी तक में पहला दो ऐसे हमारे पास मेटल थे जो कि रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाते थे, कुछ मेटल हमारे थे जो नॉर्मल हीटिंग में बर्न हो जाते थे, लेकिन ये जो हमारा आयरन मेटल है ये नॉर्मल हीटिंग में नहीं होता। इसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत होती है और ये 2 और 3rd ऑक्साइड बनाता है। अब ये 2 और 3rd ऑक्साइड का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो मैं इसको बता दूं। यहाँ पे जब 2 ऑक्साइड बनाता है ये FeO बनाता है, FeO बनाता है, और जब 3 बनाता है तो Fe2O3 बनाता है। इसी को, इन दोनों को ही मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं, इन दोनों को ही बोला जाता है सेकंड और थर्ड ऑक्साइड। देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो Fe की +2 लिया गया है, ऑक्सीजन की +2 लिया गया है, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल्स में देखोगे तो यहाँ पे Fe की +3 लिया गया है और O की +2 लिया गया, -2, सॉरी यहाँ पे +2 नहीं होता, -2 होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑक्साइड है। अब ये निकालना मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी +2 कैसे होता है। और जब आयरन +2 ऑक्साइड होता है तो उसको फेरस बोलते हैं। आयरन +3 होता है, देखो आयरन अगर +2 कभी लिया जाए तो इसको फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। और अगर +3 ले लिया जाए, +3 ले लिया जाए तो इसको बोलते हैं फेरिक। यहाँ से एक खास बात आपको पता चल जाती है कि सर आप जब 3 लेते हो तो इक लगा देते हो, IC, और जब अस कब लगता है? जब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दिया Fe3 और O4 लिख दिया। ठीक है, तो आयरन मेटल के लिए मतलब नॉर्मल ये हीट में नहीं करता, इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं, और भी हमारे पास मेटल है। कॉपर मेटल, कॉपर मेटल को देख लीजिए। कॉपर मेटल आल्सो डू नॉट बर्न इन द एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो यहाँ से एल्युमिनियम, कॉपर ऐसे मेटल हैं, याद रखना कि इनको एल्युमिनियम और कॉपर को स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है। कैसी हीटिंग की जरूरत पड़ती है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये बात को आपको याद रखना। और यहाँ से कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि किस कलर का होता है? ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद ब्लैक सब्सटेंस बनता है, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर एक बेस बना लेता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बन जाने चाहिए। चलिए, अब ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी के अंदर इतनी सारी रिएक्शन शायद ही कोई बताए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगर मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या क्या बनेगा? तो देखिए, ये किसके साथ कर सकता है? मेटल कर सकता है। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकता है।
और मेटल ऑक्साइड बना सकता है या हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ऑल मेटल हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सभी मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसा रिएक्शन करने वाले हैं। वेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कुछ मेटल कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में रिएक्शन करते हैं, प्रोड्यूस फॉर्म इन द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी अगर कोई मेटल होगा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, वो मेटल स्टीम के साथ क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। याद रखना, अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं जो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जो स्टीम के साथ मतलब वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा समझते हैं कि तो ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम एकदम नॉर्मल बॉटल में रिएक्शन कर लेता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेसिड्यू गैस और हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसी तरह सिमिलर सोडियम भी उसी तरह रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये जो गैस बनती है इसको ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, गैस को ऊपर दिखाना और हीट प्रोड्यूस करेगा। सर क्या इसको हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जी हाँ, आप कह सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखिए कौन सी रिएक्शन है जो कि आपकी कोल्ड वाटर में रिएक्शन करती है। कैल्शियम को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये मतलब चूना देखा है आपने, चूना जिसको बोलते हैं क्यूक्लाइम को अगर वाटर डाल दो तो वो हीट अप करती है और ये भी एक तरह की कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हीट जनरेट करेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाने वाली है। मैग्नीशियम भी इसी तरह, मैग्नीशियम में वाटर में रिएक्शन करा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर देगा और ये भी कोल्ड वाटर में रिएक्शन करता है, रेसिड्यू गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, ध्यान देना। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी रैपिडली विद इन द स्टीम विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड। अब मैग्नीशियम क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ भी कर लेता है और किसके साथ कर लेता है, स्टीम के साथ भी कर लेता है मैग्नीशियम। जब कोल्ड वाटर के साथ करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है और जब अगर स्टीम के साथ करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि अगर वो कोल्ड के साथ करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, स्टीम के साथ करेगा, अच्छा यहाँ पे स्टीम लिख लो, स्टीम के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। मेटल लाइक एल्युमिनियम जिंक आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड एंड हॉट वाटर। मतलब एल्युमिनियम जिंक आयरन ये तीन ऐसे मेटल हैं बच्चों, याद रखना कि ये तो ना तो कोल्ड वाटर में करते हैं ना तो हॉट वाटर में करते हैं। दे रिएक्ट विथ स्टीम, ना तो कोल्ड में करते ना तो हॉट वाटर में करते हैं। तो किस में करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ इधर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो दे रिएक्ट विथ स्टीम के साथ करते हैं, वेपर के साथ, और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये देख लीजिए, ये स्टीम है, स्टीम के साथ ये बना लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर हाइड्रोजन गैस बना लिया। डू नॉट रिएक्ट विथ इन वाटर अंडरगो इन द ऑर्डिनरी कंडीशन प्रेजेंट थिन लेयर ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द सरफेस। बहुत दिनों तक अगर एल्युमिनियम रखा जाए तो उसके अंदर थिन ऑक्साइड बन जाता है, थिन ऑक्साइड के बाद वो रिएक्शन नहीं कर पाता। ऐसे ही जिंक की केस में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब तीसरी रिएक्शन आपकी आ जाती है, कौन सी रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अब एक बात याद रखना कि अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो 100% हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। कौन सी गैस इवॉल्व करेगा, बहुत दिनों से बता रहा हूँ, बहुत पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूँ कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पर मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन ऐसा नहीं करते, ओनली इन द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। याद रखना कि सभी मेटल्स ऐसे नहीं हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो नहीं करते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन when in the metal react with in the dilute acid then in the metal salt and hydrogen gas are formed। समझ में आ चुका होगा। सोडियम है, अगर HCl के साथ रिएक्शन सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करवा देता है। मैग्नीशियम के साथ करोगे तो ये भी उसी तरह है। एल्युमिनियम के साथ करोगे तो ये भी एल्युमिनियम क्लोराइड हाइड्रोजन, मतलब सब में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रही है। तब हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा, देख रहे हो।
लेकिन जिंक के साथ करोगे ये भी देखो हाइड्रोजन कर रहा है, मतलब सब ये रिएक्टिव मेटल्स हैं इसलिए कर रहा है। तब ये कोल्ड के साथ भी कर रहा है, डाइल्यूट के साथ भी कर रहा, कर सकता है। लेकिन कॉपर है वो डाइल्यूट के साथ नहीं करेगा, ये देखो, मतलब कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एट ऑल। मतलब ये देखो, अब सर बोलोगे सर रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे बताओगे, ये देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब यहाँ से आपके कॉपर तक, कॉपर के बाद जैसे सिल्वर गोल्ड मेटल आल्सो डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फेट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अभी तक मैंने एसिड के में बता, अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में देख लो, ये देखो जितने भी मेटल्स आपने उधर किया ये भी एल्युमिनियम सल्फेट, जितने भी बनाएंगे मेटल सल्फेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेटल सल्फेट बनाएंगे। जिंक भी देखो, जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सर करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ये देख रहे हो आप, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व सभी कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो आयरन भी, अगर आयरन को भी देखोगे आप, आयरन को भी देखोगे तो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेता है। सेकंड क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन लिया है वो आयरन कितना लिया, +2 लिया, तो सेकंड बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। आगे कॉपर को देखो, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, कितनी बार बता दिया भैया, नहीं करेगा। कॉपर Ag और गोल्ड Au, ये तीनों जो होते हैं डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन कभी करते नहीं, चाहे वो HCl हो चाहे वो कुछ भी हो, एसिड जितने भी। व्हेन इन द मेटल रिएक्ट विथ इन द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड द हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व, मतलब अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व। नाइट्रिक एसिड इज इन द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एज इन हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म in the reaction between the metal and dilute nitric acid in the oxidize this hydrogen to water। देखो जैसे वेरी डाइल्यूट अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करते हो, जैसे मैग्नीशियम इसके साथ करते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाता है, और यहाँ पे क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। अगर मैग्नीज के साथ कर रहे हो तो ये क्या बनाता है, मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है और ये बनाता है। अच्छा, यहाँ से खास बात एक चीज और पता चल गई, ये क्वारिजिया क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे चांद तारे स्टार लगा लो आप, ठीक है। सर कैसे होता है इंपॉर्टेंट, तो एक्वारिजिया क्या होता है, तो एक्वारिजिया क्या होता है समझने। एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब समझ में आ चुका होगा। 1 पार्ट क्या लेना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और 3 पार्ट क्या लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ पे समझो तो HNO3 प्लस 3HCl, इसके मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया बोलते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं थोड़ा सा समझ लो, कि डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम बट कॉन्सेंट्रेशन HCl, और ये अलोंग कैन नॉट डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगर देखो गोल्ड और प्लेटिनम को अगर एक कॉन्सेंट्रेशन HCl में करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, और कॉन्सेंट्रेशन HNO3 में करोगे तब भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को मिक्सचर को एक्वारिजिया बना के अगर इसको डिसॉल्व करते हो तो रिएक्शन ये करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको आप अभी कंपलसरी है, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, इसलिए जरूरी है कि अगर आप रिएक्टिविटी पढ़ रहे हो और रिएक्शन पढ़ रहे हो तो कभी कभी आ जाता है लो रिएक्टिविटी मेटल जो होते हैं वो नहीं करते, ठीक है। तो इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका समझना, जैसे पोटेशियम आपका होगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं, कॉपर आपका होगा, जैसे बताया, मरकरी होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, और भी आप यहाँ जोड़ सकते हो, पीटी भी जोड़ सकते हो, पीटी भी इसी क्रम में आता है। तो इनको याद करने का तरीका कैसे करोगे आप, कि का से होगा, के इसका सिंबल के होता है ये, तो काशी कैलाश में, तो का से होगा पोटेशियम, सी से होगा आपका सोडियम, कैलाश का मतलब कैल्शियम, में मतलब मैग्नीशियम, और मतलब एल्युमिनियम, जिन में मतलब जिंक, आए मतलब आयरन, तीन से हो गया आपका टिन, और लोग से हो गया आपका लेड, और बीच में क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, और काम सी गोल, काम सी गोल, का से हो गया कॉपर, मा से हो गया आपका मरकरी, और सी से हो गया आपका सिल्वर, गोल से होगा गोल्ड।
मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। दीज मेटल लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन और दीज मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इस बात को याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आगे क्या कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी और मेटल ए, सॉल्ट सॉल्यूशन है तो जैसे कि पहला रिएक्शन आकर देखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल ए एंड मेटल बी। मतलब कि इसने क्या किया कि जो ए वाला होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कर, जैसे यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहे हो तो जिंक क्या करेगा, मोर रिएक्टिव होता है, जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था। देखो ये जिंक है आपका और ये आपका कॉपर है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, मतलब जो जो ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो लो रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रेड ब्राउन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। केमिकल एक्शन में आपको मैं बता चुका हूँ, ये सिल्वरी व्हाइट, और ये सोल्यूशन जो बनता है कलर लेस सोल्यूशन बनता है। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन कॉपर सल्फेट, अगर आयरन कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करते हो तो देखो आयरन भी, अब यहाँ पे खास बात ये चीज तो समझ लेना है आप कि Cu जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो आयरन क्या करेगा, फिर Cu को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो आयरन सेकंड सल्फेट बन जाएगा। सर अगले अगर मैं करूँगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो क्या इसको, ये देखो अब यहाँ पे ये Ag को कर देगा क्योंकि कॉपर कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन किससे होता है, Ag से, तो क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ये कलरलेस सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू, कॉपर नाइट्रेट ब्लू सोल्यूशन होता है। सर कॉपर सल्फेट भी ब्लू होता है, मैं बोलूँगा यस, और जो यहाँ पे Ag बनता है ये ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। अगला अगर हम बात करें तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, ठीक है, तो अगर मान लो मेटल के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करते हो तो मेटल क्लोराइड बनाता है और इसको आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। सपोज दैट अगर सोडियम की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ये बन जाता है, और इसमें खास बात देखोगे सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड भी बन गया। मतलब यहाँ पे ऐसा आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मतलब मैं बोलूंगा कि सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब आपका सवाल होगा सर ये ऐसा क्यों करता है, तो मैं बोलूंगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, कैल्शियम और क्लोरीन के साथ कैल्शियम क्लोराइड करता है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं मैग्नीशियम भी सेम केस, मैग्नीशियम में भी मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के साथ सेम केस, जिंक के साथ भी सेम केस होगा। सर और भी है जी, आयरन के साथ भी सेम केस, कॉपर के साथ भी सेम केस बनता है। और ऑल यहाँ पे ऑल दीज मेटल क्लोराइड आर आयनिक कंपाउंड द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या तो इनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ चुका होगा। अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड प्लस और एक मिनट बी लिख रहा था, बी ये, तो इन कंपाउंड को ऐसा बनता है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस तरह के कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं और आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल। ये अभी जो चल रहा है ये आपकी चल रही केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अगर आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए मेटल का तो मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड। सोडियम के साथ हाइड्रोजन कराओगे तो मेटल हाइड्राइड। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन भी तो मेटल है एक, मैं बोलूँगा यस मेटल है, लेकिन वो दोनों तरह के बिहेव रखता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कैल्शियम के साथ कराओगे, हीट देना पड़ेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अब ये दोस्तों हमारा आज की क्लास का पार्ट 2 है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल है। इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। चलिए एक एक लाइन को मैं आपको अच्छे से इंडिकेट करके बताता हूँ। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। देखिए वहां पे क्या था कि अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन आप करवाते हो तो मेटल ऑक्साइड बनता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर नॉन मेटल के साथ आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या हो सकता है, एसिडिक नेचर का भी हो सकता है और न्यूट्रल भी बन सकता है। जैसे कार्बन फॉर्म इन द एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर फॉर्म इन द एसिडिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन फॉर्म इन द न्यूट्रल ऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या करता है, एक न्यूट्रल। देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे कि H2 के साथ अगर O2 की रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोजन या यहाँ पर करवाते हो तो क्या बन जाता है, H2O। और H2O तो एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आ चुका होगा। और आगे बात,
द नॉन मेटल ऑक्साइड इन द कोवेलेंट नेचर। कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर का मतलब समझते हो क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आगे करके मैं जो पार्ट अगला पार्ट लेके आने वाला हूँ उसमें यही सारी बातों को मैं बताने वाला हूँ, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको उसको चाहिए कि वो हमको जब हम अपलोड करें तो आपको वीडियो मिल जाए, तो प्लीज़ आप चैनल को बेल आइकन की बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जैसा मैं अगला पार्ट डालूं तो आपको मिल जाएगा। विच इन द फॉर्म इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही मैंने बताया कोवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। अगली खास बात, एसिडिक ऑक्साइड इन द ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व विथ वाटर इन द एसिड। वही बात मैंने बताया कि अगर कोई भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, अगर उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो बन जाए। जैसे मान लो CO2 को अगर आप वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो बन जाता है H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड अगर है तो उसको अगर वाटर के साथ आप रिएक्शन करते हो और बेसिक नेचर का है तो वाटर क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। चलिए एक एक करके अब समझते हैं। कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बंद करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक नेचर का होता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। देखो ये बात मैंने आपको बता दिया क्या होता है कार्बोनिक एसिड, जबकि ये वीक एसिड होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा। ठीक है, अब देखो सल्फर के साथ कराते हो तो सल्फर ऑक्साइड बन जाता है, बन गया। अब सल्फर ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर, लेकिन अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। सर ये सल्फ्यूरस एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरस, मतलब यहाँ पर S की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है और यहाँ पर S की जो ऑक्सीडेशन है वो 6 है, +6 है। चेक कर लेना आप, देखो 4, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 4 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की स्टेट ये। जब भी ज्यादा वाले में इक लग जाता है और कम वाले में अस लग जाता है तो सल्फ्यूरस हो गए, सल्फ्यूरिक हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे आप ये इनके कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर वाटर के साथ करते हो ये न्यूट्रल बनता है। ये क्या बनता है? न्यूट्रल। ये भी क्या बनता है? आपका वाटर के साथ करवाते हो न्यूट्रल बनता है। मतलब नॉन मेटल आर फॉर्म्ड इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कोवेलेंट कंपेयर्ड टू दे डू नॉट एनी ऑक्साइड आयन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, अगर नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होगा? ठीक है, तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ नहीं करते। स्टीम टू इवॉल्व इन द हाइड्रोजन गैस, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव रिएक्शन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन और वाटर इन द हाइड्रोजन गैस, नहीं करते। ठीक है, जनरली स्टीम के साथ कर लेते हैं। अब जो नॉन मेटल होते हैं क्या वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या करते हैं? हाँ, सॉल्ट के साथ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं सॉल्ट के साथ? ध्यान देना, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको क्या कर देगा? वो डिस्प्लेसमेंट कर देगा। जी हाँ सर, आपने जो बताया था उसी टाइप से ये भी है। नॉन मेटल को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या करेगा? यस सर, यहाँ पे हाइड्रोजन आप नॉन मेटल भी बोल रहे हो मेटल भी बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा यस, ये दोनों की तरह का काम करता है, इसीलिए रॉन्ग एलिमेंट इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा जो कि कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है। फास्फोरस के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बनाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। सर ये कोवेलेंट आप बार बार बता रहे हो, कैसे बनता होगा? जैसे यहाँ पे देखो पी के पास यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करके क्लोरीन बना लेगा ये, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे इसको मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा, आप टेंशन मतलब पार्ट अगला जो आने वाला 3 उसमें बहुत सारी बातें आपको अच्छे से और समझ में आएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाता है। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनाता है। ये सब शेयरिंग वाले जो जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं शेयरिंग कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, अगर नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। जैसे सल्फर नॉन मेटल के साथ कंबाइन विथ हाइड्रोजन, कोवेलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S बोलते हैं। देखो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ नॉन मेटल है, सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेता कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो क्या कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा? हाँ, नाइट्रोजन के साथ भी कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है जो अमोनिया बनती है, और साथ साथ में यहाँ पे हीट भी बनता है। क्या बनता है? हीट भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे तो लोन पेयर यहाँ पे होगा और ये 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, मतलब ये जो है, ये जो 3 बॉन्ड बने हैं ये तीनों क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। ठीक है,
इम्पोर्टेंट बात, अब एक चीज आ जाता है कि बच्चों केमिकल में जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, देख रहे हो जैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी ये डिफरेंस 1 2 3 4 5 और 5 इधर है, क्या क्या डिफरेंस है ये बातों को आप अच्छे से जो मैंने अभी तक पढ़ाया पार्ट 1 में वो चीज़ है। दूसरा केमिकल में डिफरेंस, केमिकल में क्या क्या डिफरेंस होता है ये सारी बातों को मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। ये बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का और न्यूट्रल नेचर का दोनों होता है। मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन आयन को फ्रॉम वाटर से, लेकिन ये काम ऐसा नहीं करता, ये स्टीम के साथ डू नॉट इन द डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मेटल डिस्प्लेस इन द हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, लेकिन ये नहीं करता ये काम, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। वोलाटाइल बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। मेटल यूजली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जितना ज़्यादा से कंबाइन नहीं होते कह रहा है। और फ्यू रिएक्टिव मेटल, जो फ्यू रिएक्टिव मेटल होते हैं वो करते हैं, लेकिन इसमें सभी लोग ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है। यूजेस क्या होता है मेटल का, ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, इसको आप रीड कर लेना एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आज की क्लास का लास्ट है, ये देखो पूरा पूरा यहाँ पे मैंने समझा दिया हूँ कि क्या सिल्वर का यूज कहाँ करते हैं, लिक्विड मेटल का यूज कहाँ करते हैं, जिरकोनियम मेटल का यूज कहाँ करते हैं, सोडियम टाइटेनियम और जिरकोनियम मेटल का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। फिर यूज ऑफ नॉन मेटल का यूज क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। और फिर हाउ टू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल दे फॉर्म इन द आयनिक कंपाउंड, जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बताओ। देखो क्योंकि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या बना लेते हैं, ये क्या बनाते हैं, याद रखना, आयनिक कोवेलेंट बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कोवेलेंट बोलते हैं एक भी। जब वेन नॉन मेटल, अच्छा यहाँ पे देखना, नॉन मेटल रिएक्ट विथ अदर नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल है और अदर नॉन मेटल के साथ इसमें करता है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग बारे में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कल की अगला पार्ट जो है मैं केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको अच्छा समझ में आया, केमिकल में मेटल का समझ में आया, या केमिकल का जो प्रॉपर्टी मैंने बताया नॉन मेटल का समझ में आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप तो वो भी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा उसको, और आपको और भी क्या चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।